पंचकूला में 17 अक्टूबर को होने वाले भाजपा के शपथ ग्रहण समारोह के लिए चंडीगढ़ में पार्टी नेताओं की हुई बैठक। कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी, राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े सहित वरिष्ठ नेता हुए शामिल। चुनाव आयोग ने हरियाणा के मतदाताओं का सशक्त भागीदारी के लिए जताया आभार। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, आयोग निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए पूरी तरह से है वचनबद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में विश्व दूरसंचार मानकीकरण सम्मेलन का किया उद्घाटन। 190 से अधिक देशों के 3000 उद्योगपति भी ले रहे हैं हिस्सा। और प्रदेश की मंडियों में धान की आवक जोरों पर, एमएसपी पर हो रही है खरीद। कृषि विभाग किसानों को पराली प्रबंधन के लिए कर रहा है जागरूक। नमस्कार, मैं चंदन शर्मा। अब समाचार विस्तार से। पंचकूला के शालीमार ग्राउंड में 17 अक्टूबर को होने वाले भाजपा के शपथ ग्रहण समारोह के लिए आज चंडीगढ़ स्थित हरियाणा भवन में पार्टी नेताओं की बैठक हुई, जिसमें कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, ओपी धनखड़, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली सहित राज्य के 100 से अधिक पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान सभी की शपथ ग्रहण समारोह को लेकर ड्यूटियां लगाई गईं। उधर मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से पंचकूला जिले को छोड़कर सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र लिखा गया है, जिसमें सभी को आदेश दिए गए हैं कि 17 अक्टूबर को पंचकूला में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए स्पेशल बसें आएंगी। प्रत्येक बस में 45 फूड पैकेट के इंतजाम किए जाएं। बैठक के बाद प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उपस्थित रहेंगे। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल पर्यवेक्षक के रूप में पंचकूला आ रहे हैं। कल सुबह 10 बजे पार्टी कार्यालय में विधायक दल की बैठक रखी गई है, जहां विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। आज हमारी बैठक हुई है और उन सब को हमने पूरा किया है। कल 16 तारीख को हमारे देश के गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह जी का ऑब्जर्वर के रूप में कल आगमन रहेगा और भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक दल की बैठक कल पंचकमल कार्यालय, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है पंचकूला में, उसमें सुबह 10 बजे का निमंत्रण हम सब ने विधायकों को दिया है। विधायक दल के नेता का चयन होगा। उसके बाद की जो प्रक्रिया सरकार बनाने की है वो सभी हम पूरी करते हुए आगे बढ़ेंगे। वहीं कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि चुनाव में कांग्रेस का नकाब उतर चुका है। कांग्रेस झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करती है। जनता ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर अपना भरोसा जताया है और हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में भी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। प्रचार करके गुमराह करने का काम करती है। अब कांग्रेस का वो चेहरा, वो नकाब उतर चुका है कि इनकी दुकान में कोई सामान नहीं है, बिना झूठ के, झूठ का ही सामान इनकी दुकान में है। अब तो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बड़ा विश्वास, क्योंकि मोदी जी ने जो कहा है उसको पूरा किया है और यही कारण है कि देश के लोग आज मोदी जी से स्नेह और प्यार करते हैं। महाराष्ट्र के लोग भी बड़े मैंडेट के साथ वहां पर सरकार बना रहे हैं। चुनाव आयोग ने आज महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव कार्यक्रम का ऐलान किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा के संबंध में नई दिल्ली में प्रेस वार्ता की। उन्होंने हरियाणा और जम्मू कश्मीर के मतदाताओं का सशक्त भागीदारी के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जीरो रिपेल और जीरो वायलेंस रहा है, जिसके लिए चुनाव आयोग आभारी है। हमने अपफ्रंट और बोल्ड वादा किया था और मुझे याद है मैंने कहा था कि जमहूरियत के जश्न में आपकी शिरकत दुनिया देखेगी नापाक इरादों की शिकस्त की कहानी, और वो कहानी आपने सबने देखी और वो कहानी पूरे वर्ल्ड ने देखी। चुनाव को इंड्यूसमेंट फ्री बनाया गया और जहां J&K में चुनाव कराने का विषय होता था वहां सीजर्स में 130 करोड़ रुपए के सीजर्स हुए, विच इज 100 टाइम्स मोर देन 2014 इलेक्शंस। तो पहले ये बात भी नहीं होती थी कि सीजर्स भी करना है, इस पावर को रोकना भी है। सिमिलरली इन हरियाणा, seizures were to the tune of around 75 crores, 4 times more than
2019 इलेक्शंस। इन दोनों राज्यों के चुनावों में भी नील रीपोल रहे। देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल रीपोल इन बोथ द स्टेट्स, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव एक ही चरण में होंगे। मतदान 20 नवंबर को और मतगणना 23 नवंबर को की जाएगी। झारखंड में 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा और 23 नवंबर को मतगणना होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने पंजाब में 4 सीटों पर उपचुनाव के लिए भी तिथियों की घोषणा की। पंजाब में 13 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को मतगणना व परिणाम घोषित किए जाएंगे। पंजाब में गिद्दड़बाहा, बरनाला, चब्बेवाल, डेरा बाबा नानक में उपचुनाव होने हैं। पंजाब सहित 13 राज्यों की 47 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की गई। 3 राज्यों की 3 लोकसभा सीटों के उपचुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम की भी घोषणा की गई, जिनमें केरल, नांदेड़ और बशीरहाट सीटें शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है और आयोग निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि आयोग के पास आई हर शिकायत का जवाब दिया जाएगा। Last date of making nomination would be 29th October, scrutiny on 30th October, and last date for withdrawal 4th, and date of poll in Maharashtra would be 20th 11. Counting would be on 23rd 11/24, and you will notice that date of poll is Wednesday. Jharkhand would be in 2 phases. The date of poll, first phase would be on, date of poll would be on 13th November, and the second phase would be along with Maharashtra on 20th November. So the date of issue of notification for Jharkhand phase 1 would be 18th, and for phase 2 would be 22nd along with Maharashtra. Nominations for phase 1 would be till 25th of October, and for phase 2 29th. This slide we will share with everyone. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में विश्व दूरसंचार मानकीकरण सम्मेलन का शुभारंभ किया। यह सम्मेलन 6G, AI और साइबर सुरक्षा जैसी अगली पीढ़ी की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के मानकों पर मंथन का महत्वपूर्ण मंच है। कार्यक्रम में 190 से अधिक देशों के 3000 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में 8वीं इंडिया ग्लोबल कांग्रेस का शुभारंभ भी किया। यह सम्मेलन सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा, ग्रीन टेक, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण जैसे मुद्दों पर चर्चा का अग्रणी मंच है। इसमें 400 से अधिक प्रदर्शकों और लगभग 900 स्टार्टअप्स के साथ साथ 120 से अधिक देश भागीदारी कर रहे हैं। शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने भारत की दूरसंचार क्रांति और डिजिटल क्षेत्र में हुई प्रगति का जिक्र किया। पीएम ने विश्व में फैले टकराव का हवाला देते हुए कहा कि भारत हमेशा विश्व को जोड़ने की दिशा में प्रयास करता रहा है। इसको जीता रहा है। हमें G20 का नेतृत्व करने का अवसर मिला, तब भी हमने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का ही संदेश दिया। भारत दुनिया को कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकालकर कनेक्ट करने में ही जुटा है। प्राचीन सिल्क रूट से लेकर आज के टेक्नोलॉजी रूट तक भारत का हमेशा एक ही मिशन रहा है, दुनिया को कनेक्ट करना और प्रगति के नए रास्ते खोलना। प्रधानमंत्री ने दूरसंचार और डिजिटल तकनीक को समावेशी बनाने पर भी बल दिया और कहा कि भारत ने इस तकनीक का प्रयोग करके लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव को संभव बनाया है। इस दौरान समावेश के साथ सुरक्षा को अहम बताते हुए पीएम ने आह्वान किया कि तकनीक को लेकर वैश्विक स्तर पर मानक तय किए जाने चाहिए। उन्होंने भारत में नमो ड्रोन दीदी जैसे अभियानों का उल्लेख भी किया, जिनसे महिला सशक्तिकरण की राह तैयार हुई है। पीएम ने मोबाइल फोन विनिर्माण में भारत में हुई शानदार प्रगति को भी रेखांकित किया। इनोवेशन का आधार बनी है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने कितनी ही नई कंपनियों को नए मौके दिए हैं। अब आजकल ओएनडीसी की भी ऐसी ही चर्चा हो रही है। वैश्विक स्तर पर डूज एंड डोंट्स बनाने होंगे
आज जितने भी डिजिटल टूल्स और एप्लीकेशंस हैं वो बंधनों से परे हैं, किसी भी देश की बाउंड्री से परे हैं। इसलिए कोई भी देश अकेले साइबर थ्रेट से अपने नागरिकों की रक्षा नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इसमें दूरसंचार और डिजिटल तकनीक के क्षेत्र में हो रही प्रगति को प्रदर्शित किया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने वायु गुणवत्ता सूचकांक के 234 पर पहुंचने के बाद पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के पहले चरण को लागू किया है, जो खराब श्रेणी में है। इसे देखते हुए जीआरपी के चरण 1 के अनुसार 27 सूत्रीय कार्य योजना आज सुबह 8 बजे से पूरे एनसीआर में लागू की गई है। सीक्यूएम ओपन समिति द्वारा दिल्ली एनसीआर की वर्तमान वायु गुणवत्ता का जायजा लेने के लिए कल हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था। कार्य योजना में एनसीआर राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और दिल्ली प्रदूषण और नियंत्रण समिति सहित विभिन्न एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले कदम शामिल हैं। इन कदमों में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों में धूल शमन उपायों पर निर्देशों का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना और नगरपालिका ठोस अपशिष्ट को नियमित रूप से उठाना शामिल है। आयोग ने एजेंसियों से सड़क निर्माण, मरम्मत परियोजनाओं और रखरखाव गतिविधियों में एंटी स्मॉग गन, पानी का छिड़काव और धूल दमन उपायों के उपयोग को तेज करने के लिए कहा है। ये भी सुनिश्चित करेंगे कि डीजल जनरेटर सेट का उपयोग बिजली आपूर्ति के नियमित स्रोत के रूप में न किया जाए। होटल, रेस्तरां और खुले भोजनालयों में तंदूरों में ईंधन के रूप में कोयले और जलाऊ लकड़ी पर भी प्रतिबंध रहेगा और वे केवल बिजली, गैस आधारित और स्वच्छ ईंधन आधारित उपकरणों का उपयोग करेंगे। संबंधित एजेंसियों को यह भी सुनिश्चित करना के लिए कहा गया है कि लैंडफिल साइटों या डंप साइट्स में जलने की घटनाएं न हो। सीक्यूएम ने नागरिकों से जीआरपी 1 चरण के नागरिक चार्टर का पालन करने का भी आग्रह किया है, जिसमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना, वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र को अद्यतन रखना और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से त्यौहार मनाना शामिल है। सीक्यूएम ने कहा है कि वे स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और आने वाले दिनों में नियमित आधार पर वायु गुणवत्ता परिदृश्य की समीक्षा करेगा। धान का कटोरा कहे जाने वाले कैथल जिला धान की खरीद में प्रदेश में नंबर 1 पर पहुंच गया है। अब तक जिले में करीब 4 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है, जिसमें से 50% का धान उठान भी हो गया है। उधर जींद की अनाज में मंडी में भी पीआर धान की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा खरीद के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मार्केट कमेटी के सचिव संजीव जांगड़ा ने बताया कि धान की सरकारी एमएसपी पर खरीद की जा रही है। किसानों को सभी बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं ताकि उन्हें कोई असुविधा ना हो। उन्होंने सभी किसानों से अपील करते हुए कहा कि मंडी में फसल सुखा कर लाएं ताकि उन्हें बेचने में कोई दिक्कत ना हो। आया है क्योंकि हमारा सीजन यहाँ पर लेट चलता है, तो 11-21 जो अभी शुरू होगी उसके बाद हमारा सीजन जोर पकड़े। जहाँ तक बात करें तो रेट काफी जो है ठीक है हमारे यहाँ पे, और जहाँ तक पीआर धान की बात करें तो 2320 रुपए प्रति क्विंटल जो है पीआर धान बिकेगा, और जो 1509 है वो हमारा जो है 3000 से ऊपर बिक रहा है। तो रेट में ऐसी कोई दिक्कत पीआर धान की हमारे पास देखिए कोई समस्या नहीं है। हमारे पास सिर्फ जो है थोड़ा खरीद स्टार्ट करने का इशू था, वो मिलर्स के कारण था, वो आज हम शुरू करवा देंगे, तो ऐसी कोई विषय नहीं है। आढ़तियों व किसानों ने कहा कि सरकार ने फसल खरीद के लिए बेहतर प्रबंध किए हैं। किसानों को फसल बेचने में कोई परेशानी नहीं आ रही। की बढ़िया होने लग रही हैं जी। 7500-7600 रुपए कपास के भाव मिलने लग रहे हैं। जैसे 1509 की अगर हम बात करा तो 3000 प्लस वो बिकने लग रही है। आलू और सेटिस्फाइड हैं रेट, तो जैसे सरकार ने पीआर का भी अच्छा रेट बना रखा है 2300 रुपये। बाजरे की खरीद भी सरकार ठीक करने लग रही है। 2600 रुपये अभी ये बाजरा मेरे फार्मर का था, ये मैंने बेचा है। 2600 रुपये गवर्नमेंट ने लिया है। शेड है, शेड सरकार ने नया लगवा दिया है। तो मतलब आलू और हम सेटिस्फाइड हैं सरकार के फिलहाल जो काम चल रहे हैं। बढ़िया तैयारी हो रही है जी, बढ़िया साइड बना रखी है। अच्छा 10 रुपये में कैंटीन में खाना बढ़िया खाना दे रहे हैं जी। ठीक प्रोग्राम चल रहे हैं जी, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं जी, सही काम चल रहा है। पहले से बढ़िया खरीदारी हो रही है और अपना साइड से कोई किसी चीज की प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। रेट अपना पहले से बढ़ोतरी में है। रेट अब पहले 2600-2500
29,000 लग बिकने रहे, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया खरीदारी हो रही है। जीन मंडी का जो साइड बने हैं वो भी एक नंबर के बढ़िया टॉप क्वालिटी के साइड बन रहे हैं और मंडी में जो है लैटरिन से बाथरूम से सभी की सुविधा उपलब्ध है। 10 रुपए में कैंटीन में खाना मिलता है, बढ़िया खाना है। सिरसा में कृषि विभाग किसानों को धान की पराली ना जलाने के लिए लगातार जागरूक कर रहा है। इसी कड़ी में विभाग ने आज एक जागरूकता वैन को रवाना किया जो विभिन्न गांवों में किसानों को पराली प्रबंधन के लिए प्रेरित करेगी। इस वैन के जरिए पराली को नहीं जलाना है, ये तो खेत का खजाना है का संदेश दिया जाएगा। कृषि विभाग के उप निदेशक सुखदेव सिंह ने बताया कि जागरूकता वैन के माध्यम से पराली जलाने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान के प्रति किसानों को जागरूक किया जाएगा और साथ ही पराली प्रबंधन के फायदे भी बताए जाएंगे। पराली जलाने से धुएं से स्वास्थ्य पर होने वाले नुकसान से भी लोगों को अवगत करवाया जा रहा है। इसके अलावा पराली प्रबंधन कर भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने की जानकारी भी किसानों को दी जा रही है। उन्होंने बताया कि पराली में मिट्टी में मिलाने व गांठ बनाने वाले किसान को सरकार द्वारा 1,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। रेड से ग्रीन जोन में आने वाले ग्राम पंचायत को 1 लाख रुपए मिलेंगे। सिरसा के 11 गांव रेड जोन में शामिल हैं। प्रत्येक गांव में ये प्रसार के लिए जाएगी। प्रत्येक गांव में जिसमें रेड जोन के गांव भी हैं और येलो जोन के गांव भी हैं, हर गांव में प्रसार करेगी। इसके अलावा हर गांव के अंदर जितने भी हैं हमारी जो विलेज लेवल की टीम है और ये डेलोट्स की तरफ से भी आज जो हमारी इनकी टीम भी गठित होगी है, ये एक ज्वाइंट अभियान चलाया जाएगा। प्रत्येक गांव में कैंप भी लगाए जाएंगे, स्कूल के अंदर रैली भी निकाली जाएगी और प्रसार भी किया जाएगा और किसानों को जो भी बिल्डर्स हैं उनका टाई अप करवाया जाएगा। एक संस्था के निदेशक विनीत ने बताया कि वे कृषि विभाग के साथ मिलकर पूरे सिरसा जिले के गांव में जाकर किसानों को जागरूक करेंगे। साथ ही पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे और पराली की आगजनी की घटनाएं कम से कम हो, इसके लिए भी पूरा प्रयास किया जाएगा। दिखाकर रवाना किया गया है डीडी ऑफिस से और केवल बात यहीं तक नहीं सीमित रखेंगे। इसके अलावा पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे और पराली से आगजनी कम से कम हो, तो जितने भी फार्मर्स हैं पूरे सिरसा जिला के, उन किसानों को जागरूक करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं एक सम्मिलित प्रयासों से, जिसमें एक्सपर्ट संस्था अग्रणी भूमिका निभा रही है। और उसके अंदर जो है बहुत सारा आईसी मटेरियल है वो भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। उसमें किसानों को न केवल जागरूक किया जाएगा, प्रोत्साहन दिया जाएगा, बल्कि ये भी उनके लिए इक्विपमेंट जहाँ से चाहे वो बेलर हैं, चाहे वो गांठें कैसे बनानी है, उनको हर एक संभव जानकारी दी जाएगी। प्रदेश के किसान फसल अवशेष प्रबंधन अपनाकर खेती की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के साथ साथ प्रदूषण पर रोक लगाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। सरकार द्वारा किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए आधुनिक कृषि यंत्र सब्सिडी पर मुहैया करवाए जा रहे हैं। कृषि विभाग और जिला प्रशासन किसानों को अपने खेतों में फसल अवशेषों को आग न लगाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। कृषि विभाग के एडीओ सज्जन मेहरा ने कहा कि किसान आधुनिक कृषि यंत्रों से फसल अवशेष प्रबंध कर सकते हैं। किसानों को कृषि उपकरणों से फसल अवशेष को जमीन में ही दबाने और फसल अवशेषों की गांठें बनाकर बेचने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसान भी जागरूक हो रहे हैं और सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर फसल अवशेष प्रबंधन कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। कटाई के बाद धान की जो पराली है वो मेन समस्या है और उसका प्रबंधन अब खेतों में चल रहा है। ये जो प्रबंधन है 2 तरीके से किया जा रहा है। इसमें फिलहाल तो हमारा एक्सीटू मैनेजमेंट का कार्य ही ज्यादा चल रहा है, जिसके अंदर हेरेक, कटर और स्ट्रा बेलर मशीनें, ये 3 मुख्य मशीनें प्रयोग में लाई जा रही है और किसानों को खेतों में अब तक लगभग 50,000 एकड़ के करीब हमारा फसल अवशेष प्रबंधन किया जा चुका है। किसानों ने बताया कि उन्होंने फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत सरकार की योजना का लाभ उठाते हुए कृषि यंत्र बेलर लिया हुआ है, जिससे वे फसल अवशेष की गांठें बनाकर डेपो या फैक्ट्री में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। किसानों को पराली जलाने के बजाय उसका प्रबंधन करना चाहिए। तो इससे इसका ये फायदा है कि एक तो प्रदूषण नहीं होता, एक जमीन की शक्ति है जो उर्वरकता है उसको नहीं कमी होती उसमें, इसलिए इसको सबको ये गांठें बंधवानी चाहिए और पर्यावरण का भी वो बचा रहेगा, अपना बीमारी ना फैलेंगी और जमीन की भी ऊर्जा शक्ति बढ़ेगी। अगर आग लगाएंगे तो जमीन की ऊर्जा शक्ति में भी कमी आती है। प्रदूषण ना हो, धुआं को कम से कम करा जाए, जमीन की शक्ति को बढ़ाया जाए
तो इसका जो आग लगावा है, एक तो प्रदूषण हुआ है, एक जमीन की उर्वरता शक्ति खत्म हुआ है। उसके लिए 5-6 साल से लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन ये प्रयास करने के बाद भी हमने को कुछ नहीं मिलता। ये जो सरकार के पास नहीं है, जो हमारी लागत आती है उस लागत पूरी होती है, कई बार नुकसान भी होता है। वहीं व्यापारी ने बताया कि किसान अपने खेतों से पराली उनके डिपो में लेकर आते हैं और हम 150 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से पराली खरीदते हैं। उन्होंने कहा कि इससे हमें भी कुछ आमदनी हो जाती है और किसानों को नज़दीक पराली बेचने की सुविधा मिल जाती है। यहाँ आते हैं, जिसको कहीं और दूसरा नजदीक पड़ा वहाँ चले जाते हैं। ये ले रहे हम पराली, यहाँ बटली कर ले सारी 2 किलो। कंडा तो उसका है, कंडे की तो जमीन हमने ले रखी साइड में, तोल करके यहाँ करवा रहे हैं। तो जहाँ भी 2 पैसे बचेंगे नोडा भेज देंगे, डेरा बसी भेज देंगे, ये जमुनानगर भेज देंगे, बाड़ा में भेज देंगे जी। गुरुग्राम से नवनिर्वाचित विधायक मुकेश शर्मा ने आज शहर में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जटायु नामक मशीन का शुभारंभ किया। नगर निगम द्वारा गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में 2 जटायु मशीनों को लगाया गया है, जो सड़कों पर पड़ी गंदगी को हटाएंगी। यह मशीन पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक है और इसमें केवल एक ही व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है और बड़ी मात्रा में सड़क पर फैली हुई गंदगी को तुरंत उठाकर बॉक्स के अंदर डाल देती है। मुकेश शर्मा ने कहा कि उन्होंने चुनाव से पहले लोगों से वायदा किया था कि विधायक बनते ही सबसे पहले शहर में बड़े स्तर पर सफाई अभियान चलाया जाएगा। इसी कड़ी में आज इन मशीनों की शुरुआत की गई है। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य देने के लिए गंदगी के ढेर शहर से हटाने होंगे। अधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे भी सफाई से संबंधित किसी भी काम में ढिलाई न बरतें। ये मशीनें खुद ही, जैसे एक कार्य में आदमी 3-4 लोग लगते हैं, ये 4-5 लोगों का कार्य स्वयं करेगी और हमें लगा कि ये जरूरत है आज की डेट में। अभी हमने इसका दिया है क्योंकि ये बिल्कुल बसापत की जगह ये डंपिंग स्टेशन इन्होंने बना रखा था। आज के बाद ये सारा खत्म हो जाएगा और हम उसके बाद में गुड़गांव के जो हमने 100 दिन के लिए बोल रखा है, हमारी खुद की रोज की मुहिम है कि हम गुड़गांव को 100 दिन में बिल्कुल सारा साफ करके देंगे। अंबिका प्रसाद जी के पास ये पूरा गुड़गांव का सफाई का वो भी आप देख भी रहे होगे, ये खुद भी बहुत एक्टिव है। इनके सहयोगी हमारे इनके पास ये एरिया है, तो हमें लगा कि सब लोगों को बुला के और काम करने से मतलब हमें सब लोगों का कौन क्या कर रहा है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे गुड़गांव सफाई चाहिए, उसका वो विजन मैं लेके चलाऊं। और मैंने लोगों को बोला भी था चुनाव के दौरान ही कि मेरी गारंटी होगी गुड़गांव को बिल्कुल साफ सुथरा रखें। अंबाला छावनी के गांधी मेमोरियल कॉलेज में आज स्वास्थ्य की चुनौतियों एवं भारत जीवन शैली पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के कुलपति करतार सिंह धीमान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान स्वस्थ रहने और जीवन शैली में पौष्टिक आहार का प्रयोग करने की जानकारियां दी गईं। डॉक्टर करतार सिंह धीमान ने बताया कि जीवन शैली में पौष्टिक आहार का प्रयोग करें। मौजूदा समय में अनेक बीमारियों का मुख्य कारण हमारा खान पान है। स्वस्थ कैसे रहे इस विषय पे चिंतन और समाज को इकट्ठा करना, समाज में जो हमारे कल्चरल अटैक के साथ साथ हमारे कल्चर में हमारे भोजन बदलना, क्योंकि हमारे सामाजिक जीवन में जो घरों में हमारी खान पान की पद्धति है उसका विकास सदियों से हुआ पड़ा है। हम लोगों के लिए हमारे स्थान के अनुसार, हमारे यहाँ के वातावरण के अनुसार हम क्या काम करते हैं, हमें क्या खाना चाहिए, ये सारा विकास उस पद्धति से विकसित हुआ है। और हम अगर पाश्चात्य सभ्यता को देखते हुए उनके खान पान को खाना शुरू किया है तो हम बहुत सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स या जीवन शैली जन्य जो विकार हैं जिसमें भोजन भी आता है, लोगों से आज पीड़ित हैं। आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव डॉक्टर अशोक कुमार व अंबाला से जिला संयोजक संजीव सिंघल ने कहा कि मौजूदा समय में हम भोजन स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि स्वाद के लिए खाते हैं। स्वास्थ्य केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, मानसिक स्वास्थ्य भी होता है। उन्होंने कहा कि हमें प्राचीन पद्धतियों को अपनाते हुए पौष्टिक खाना लेना चाहिए और नित्य व्यायाम करना चाहिए। स्वाद के लिए इससे भी कैसी हो गई है, मॉडर्न मेडिसिन के जो चिकित्सक हैं वे जिनकी शपथ लेते हैं, हिप्पोक्रेट, वो कहते हैं
Let guy your food is your medicine rather than your medicine is your food. आपका भोजन यह औषधि का स्वरूप ग्रहण करना चाहिए, ना कि औषधि भोजन का स्वरूप ग्रहण करती है। आज की यही स्थिति है। हम कुछ भी खा रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, कितना भी खा रहे हैं, कोई नियम कानून नहीं। इसके अंदर में विज्ञान से संबंधित और जो हमारी जो आज की क्या नाम है हमारा मोबिलाइजेशन जो हो गया है, डिजिटलाइजेशन के ऊपर हम मोबाइल्स के एडिक्ट हैं, व्यसन जो है हमारा उसके ऊपर में हम ग्रेजुअली एडिक्ट होते जा रहे हैं, उसके ऊपर में ये सारी चीज हो रही है। वक्ता हमारे एक तो भारतीय सेना के एरावत डिवीजन ने हिमाचल प्रदेश और पंजाब में 620 किलोमीटर की प्रभावशाली यात्रा करते हुए अपने रोमांचकारी और प्रेरणादायक नाको साइकिल अभियान को सफलतापूर्वक पूरा किया। इस अभियान को रवाना करने के लिए खरगा कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पुष्कर ने हरी झंडी दिखाई थी। कैवलरी यूनिट के 45 साइकिल चालकों की एक टीम ने आकर्षक परिदृश्यों, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध क्षेत्रों और ऐतिहासिक शहरों से गुजरते हुए इस चुनौतीपूर्ण यात्रा की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रवाद और साहस की भावना को बढ़ावा देना था तथा क्षेत्र के भारतीय सेना के दिग्गजों के साथ संपर्क बनाए रखना था। इस दौरान साइकिल चालकों ने स्थानीय समुदाय के साथ जुड़ने, क्षेत्रीय संस्कृति के बारे में जानने, भारतीय सेना के बारे में जागरूकता फैलाने और दिग्गजों से बातचीत करने का अवसर प्राप्त किया। उन्होंने मार्ग में विभिन्न पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों में भी भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति की सोच और दूरदृष्टि से देश को विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी साझा किया। दो बातें कलाम साहब की जो स्वाभाविक नजर आती है, इतनी सहजता, इतनी सरलता। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो अपॉर्चुनिटी खोजते हैं, एक वो होते हैं जो चैलेंज खोजते हैं। कलाम साहब चैलेंजेस की तलाश में रहते थे, कौन से नई चैलेंज है, उस चैलेंज को कैसे उठा लें, और यही उनके हर पल जीवन में है। और ऐसा बहुत कम होता है कि एक व्यक्ति पहले राष्ट्र रत्न बने और बाद में राष्ट्रपति पद को स्वीकार करे, और वह उनके जीवन की ऊंचाइयों से जुड़ा हुआ है। और कलाम साहब का जीवन हमेशा हमेशा हम सब के लिए मार्गदर्शक बनता रहे। कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देते हुए अपने संदेश में कहा कि भारत को एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महान वैज्ञानिक, पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। भारत ने कनाडा के कार्यवाहक उच्चायुक्त स्टीवर्ट रॉस व्हीलर सहित 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है। इन राजनयिकों से 19 अक्टूबर या उससे पहले भारत छोड़ने को कहा गया है। भारत ने कनाडा में अपने उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों और अधिकारियों को वापस बुलाया है। वह कहा है कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की वर्तमान कनाडा सरकार की प्रतिबद्धता पर भारत को भरोसा नहीं है। इसी तरह के घटनाक्रम में कनाडा के प्रभारी उच्चायुक्त को कल नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में बुलाया गया था। उन्हें बताया गया कि कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों और अधिकारियों को आधारहीन निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उग्रवाद और हिंसा के माहौल में ट्रूडो के नेतृत्व वाली वर्तमान कनाडा सरकार के कार्यों से भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। इससे पहले भारत ने कनाडा सरकार के उन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया था जिनमें कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त और कुछ अन्य राजनयिकों को एक मामले में जांच के दायरे में बताया गया था। इस संबंध में कनाडा सरकार को जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय ने इसे आधारहीन आरोप बताते हुए कहा कि ये कनाडा की ट्रूडो सरकार की वोट बैंक की राजनीति का एजेंडा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पिछले साल सितंबर में भारत पर कुछ आरोप लगाए थे। भारत की ओर से इस मामले में लगातार सबूत मांगे जाने के बावजूद कनाडा सरकार ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। मंत्रालय ने कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि जांच के बहाने कनाडा सरकार द्वारा राजनीतिक लाभ के लिए भारत को बदनाम करने की साजिश की जा रही है।
समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।